जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश के महा वीडियो सीरीज़ में जितने भी वीडियोस आएंगे, इसमें हम लोग मिक्स्ड चीज़ों को देखेंगे। जैसे करंट अफेयर्स के भी वीडियो होंगे इसमें। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं, जैसे जनसंख्या के, जनगणना के आंकड़े हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी करंट के आंकड़े हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बजट है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे ताकि स्टैटिक और करंट दोनों का साथ साथ आपकी तैयारी होती चले। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में जिनके आने का बहुत ज़्यादा चांस है, उनको हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें पोएट, यानी एक तरफ कवि दिए हुए हैं और उसके साथ साथ जन्म स्थान दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। जैसे अबुल फैज़ फैज़ी, अबुल फैज़ फैज़ी आगरा में पैदा हुए थे, ये बिल्कुल ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी निहालपुर में पैदा हुई थी, प्रयागराज में, ये बिल्कुल ठीक है। महादेवी वर्मा जो हैं ये पैदा हुई थी फर्रुखाबाद में, ये भी ठीक है। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, न कि लखनऊ में हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चौथा ऑप्शन को अगर हम कट कर देते हैं तो यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी वाराणसी में पैदा हुए थे। कुछ अन्य कवि भी हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आमिर खुसरो हैं, इनका जन्म पटियाली में हुआ था। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये एटा जिले में अभी है। मीर ताकी मीर का जन्म आगरा में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। और बेगम अख्तर, जिन्हें हम लोग मल्लिकाए गज़ल बोलते हैं, इनका जन्म फैज़ाबाद में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। किस वर्ष उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट को पास किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1959, यानी कि 1959 में। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी जो उत्तर प्रदेश का 2025-26 के लिए है, वो कितना अमाउंट है लाख करोड़ में, ये आपको बताना है। यानी 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर कितने लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है? तो ये 30.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, यानी 30.8 लाख करोड़। और ध्यान दीजिएगा कि जो पिछला वित्त वर्ष था 2024-25 में, उससे ये 12% ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा। टोटल साइज जो है बजट का, वो फिजिकल ईयर 2025-26 में कितना, ये आपको बताना है। यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यूपी का बजट का कुल आकार कितना है। यानी बजट का जो आकार होता है, बजट का जो टोटल साइज होता है, वो यही बताता है कि सरकार जो है इस वित्त वर्ष में कितना खर्चा कर रही है। यानी बजट में कुल कितना व्यय या एक्सपेंडिचर की बात की गई है। तो ये बजट का जो साइज है वो है 8.08 लाख करोड़, यानी 8.08 लाख करोड़, ये टोटल बजट हमारा है, बजट का साइज है। और जो पिछले वित्त वर्ष का बजट था 2024-25 का, उससे ये लगभग 10% ज़्यादा, या कि 9.8% ज़्यादा है। किस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था प्रोग्राम किसान कल्याण मिशन, ताकि जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को डबल किया जा सके? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया था? ये शुरू किया था 2021 में, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका लक्ष्य यही था कि किसानों की जो आय है, किसानों की जो इनकम है, उसको दोगुना किया जा सके। भांगर या ओल्ड एलुवियल सॉइल जो कि उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाने वाली भांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपरहार। ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो मिट्टियों के नाम है, हम लोग अगले वीडियो में और डिटेल में मिट्टियों को कवर करेंगे, तो वहाँ से आप लोगों को बाकी नाम भी याद हो जाएगा। एक बार में सारे नाम याद नहीं होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टिव आपके सामने दिया गया है। पॉपुलेशन डेंसिटी उत्तर प्रदेश की कितनी थी 2011 के सेंसस के हिसाब से? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 829 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। और इंडिया का कितना है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो देखिए, आप यूपी का याद रखिए कि यूपी में 829 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। 3 3 जा 9 और 8 2 को इधर पीछे लगा दीजिए, तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है। और 829 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी है। 2011 के जनगणना के अनुसार देखिए, ये इंडिया है, इसको ठीक करके आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे, ये यूपी होगा यहाँ पे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी 19.98 करोड़ थी। ये पूरे भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा है? यानी सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत की जो जनसंख्या थी, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है?
तो उत्तर प्रदेश में 16.5% जनसंख्या मौजूद है पूरे भारत की। जनगणना 2011 यही बताता है हमें। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो कि टॉप 4 मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष 4 सबसे अधिक आबादी वाले जिले में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पे आपका है प्रयागराज, सेकंड पे है मुरादाबाद, थर्ड पर है गाजियाबाद, फोर्थ पर है आजमगढ़ और फिफ्थ पे क्या है? फिफ्थ पे है लखनऊ। याद रखिएगा, तो किसी स्टेटमेंट में अगर आपको ये लिखा हुआ है कि लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बरेली आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि बरेली टॉप 5 में नहीं आता है। सबसे अधिक आबादी वाले जिलों की हम लोग बात करेंगे तब। यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 के हिसाब से क्या टारगेट रखा गया था? कौन से साल तक ये टारगेट रखा गया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको 2.7 से 2.1 तक हमें लाना है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 के अनुसार किस वर्ष तक कुल प्रजनन दर को 2.7 से घटाकर 2.1 प्रति हजार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया है सन 2026 तक। यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 के हिसाब से जो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर है उसको 2.7 से 2.1 तक लाना था सन 2026 यानी कि अगले वर्ष तक, और सन 2030 तक इसे 1.7 तक लाना था। तो अगला क्वेश्चन इसी पर है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा कि यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 के अंतर्गत कौन से वर्ष तक ये टारगेट रखा गया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.7 से घटा के 1.7 तक लाना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030। यानी कि 2030 तक उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 है वो ये बोलती है कि उत्तर प्रदेश में सन 2030 तक कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको आप 2.7 से घटाकर 1.7 लाइए। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि 2.1 हम लोग ला चुके होंगे अगले साल तक यानी 2026 तक। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन नीति जो यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी है 2021 उसके तहत मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जिसे हम बोलते हैं मातृ मृत्यु दर उसे घटा के 98 तक लाना है। कौन से वर्ष तक? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। अब ये उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या नीति है 2021 ये बोलती है कि मातृ मृत्यु दर जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसे 2026 तक पहली बात तो 197 से घटा के 150 पहुंचाना है और फिर 150 से घटा के 98 तक पहुंचाना है सन 2030 तक। उत्तर प्रदेश में पहली जो वन नीति थी यानी उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो कौन से साल डिक्लेयर की गई थी? तो वो डिक्लेयर की गई थी 1952 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 3 वन नीति यानी कि 3 बार फॉरेस्ट पॉलिसी बन चुकी है। पहला 1952 में बनी, दूसरा 1998 में बनी, तीसरा सन 2017 में लेटेस्ट वाला बना है। और जब मेंस आपको देना होगा, जब हम लोग मेंस के लिए भी पढ़ाई करेंगे तब वहां पर हम लोग इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। टोटल एरिया जो है अपने उत्तर प्रदेश का वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। आपको बताना है कि अपने पूरे देश के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट पार्ट उत्तर प्रदेश का है, कितना परसेंट हिस्सा उत्तर प्रदेश बनाता है। यानी उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट हिस्सा है या कितना प्रतिशत हिस्सा है। अगर आपसे कोई ये पूछे तो आपको बोलना है 7.33% हिस्सा है। यानी कि अपना उत्तर प्रदेश कुल मिला के भारत का 7.33% भौगोलिक क्षेत्र में है और आबादी कितनी रहती है? 16.5%। तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा आबादी को हम लोग अपने अंदर समाये हुए हैं। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी नहीं, उत्तर प्रदेश में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन है। यानी उत्तर प्रदेश में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका नाम है अमसोत पीक यानी कि अमसोत चोटी। 957 मीटर के आसपास, लगभग 1 किलोमीटर से थोड़े से कम हाइट की ये पहाड़ है। एक बात याद रखिएगा कि सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है अपने उत्तर प्रदेश का जहां पर शिवालिक की पहाड़ मौजूद है। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियां कहीं किसी जिले में मौजूद नहीं है, सिर्फ भाबर और तराई क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये जो पीलीभीत बाघ अभयारण्य आप देखते हैं, जो लखीमपुर खेरी बाघ अभयारण्य आप देखते हैं, ये तराई क्षेत्र है। तो अमसोत पीक, अमसोत चोटी उत्तर प्रदेश में मौजूद शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। 957 मीटर के आसपास की इसकी हाइट है। शिवालिक एकमात्र जिस जिले में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो है सहारनपुर। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सहारनपुर से देहरादून की तरफ जाएंगे
तो आपको शिवालिक को पार करना पड़ेगा। तो जब आप शिवालिक को पार करेंगे तो यहाँ पर एक पास है, उस पास का नाम है मोहंड पास। इसको मोहंड दर्रा समझिए। मोहंड पास आपको शिवालिक की चोटी मतलब शिवालिक की पहाड़ियों से गुजरते हुए देहरादून जाना है। तो मोहंड पास आपको याद रखना है कि इसको कहते हैं गेटवे टू देहरादून, यानी कि देहरादून का प्रवेश द्वार। और ये जो बातें हम लोगों ने कही वो यहाँ पर लिखी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। आर्कियन रॉक्स यानी कि आर्कियन शैल या आर्कियन चट्टाने ओल्डेस्ट ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है अपने धरती का। यानी आर्कियन चट्टाने जो भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने मतलब इस दुनिया के सबसे पुराने भूवैज्ञानिक संरचना में से एक है। सबसे पहला जो चट्टान बना, शैल बना इस धरती पे, वो था आर्कियन रॉक। तो ये उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले में स्थित है यही आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में एक रफ मैप अगर आप ऐसे समझने की कोशिश करें लगभग इस तरह से, तो ये हिस्सा है ललितपुर का, ये हिस्सा है सोनभद्र का। तो ललितपुर और सोनभद्र में आपको देखने को मिलता है आर्कियन शैल, आर्कियन चट्टाने, आर्कियन रॉक्स, जो कि ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन है, ललितपुर और सोनभद्र। टोटल लेंथ जो है गंगा नदी की वो 2525 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर है। तो टोटल लेंथ जो है गंगा नदी की वो उत्तर प्रदेश में कितनी, ये आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल लेंथ है गंगा जी की 1450 किलोमीटर। ये वेबसाइट पे गवर्नमेंट के अपडेटेड है, तो ये याद रखिएगा। किताब कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 2525 यानी कि 25 किलोमीटर जो टोटल लेंथ है गंगा जी की भारत में, उसमें 1450 किलोमीटर अपने उत्तर प्रदेश में गंगा जी बहती हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये है नदियों के नाम, और ये वो जिले हैं जहाँ पर ये नदियाँ आके यमुना में मिलती हैं। यानी एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि यमुना की सहायक नदियाँ उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में आके मिलती हैं, उसके साथ आपको मैच कराना है। चंबल नदी है, ये अपनी यमुना नदी है। तो चंबल नदी को अगर आप आके देखेंगे तो ये इटावा में आके मिल रही है। उसके बाद इधर से आके देख रहे हैं तो ये सिंध नदी आके मिल रही है यमुना में। कहाँ पे? जालौन में। उसके बाद केन नदी आके कहाँ मिलती है? क्या ये चित्रकूट में मिलती है? गलत, ये बांदा में मिलती है। और उसके बाद ये आ रही है आपकी बेतवा। बेतवा नदी कहाँ की मिल रही है? हमीरपुर में। बेतवा यहाँ मिलेगी, फिर उसके बाद केन नदी मिलेगी। तो ये आप समझ जाइए कि चंबल इटावा में आके मिलती है यमुना से, सिंध नदी जालौन में मिलती है। तो ये जैसे चंबल है, ये अपनी यमुना है, ये चंबल है, तो चंबल में आके काली सिंध मिलती है। याद रखिएगा, काली सिंध जो है वो सहायक नदी है चंबल की। काली सिंध इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, लेकिन सिंध नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और देखिए, आपने पढ़ा होगा शाहजहार पत्थर। शाहजहार पत्थर आप कभी नेट पे सर्च करिएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो ओडीओपी स्कीम है, उसके तहत भी शाहजहार पत्थर को एक स्पेशल दर्जा, स्पेशल इंडस्ट्री के रूप में तैयार करने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है। कहाँ पे? बांदा जिले में। बांदा में आपको पता है डायमंड के लिए भी फेमस है। उनके पत्थरों में, नदियों के पत्थरों में थोड़े थोड़े डायमंड के हिस्से कुछ बालू में मिलते हैं। लेकिन ये जो केन नदी है, ये केन नदी फेमस है, ये केन नदी फेमस है शाहजहार पत्थर के लिए। और शाहजहार पत्थर आप कभी नेट पे सर्च करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत आपको रंग बिरंगे तरह के पत्थर मिलेंगे, जिनको बेहतरीन तरीके से तराश के, बेहतरीन तरीके से पॉलिश करके उसको बनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है नदी और ये है उस पर बसे हुए शहर, आपको उन दोनों को मैच कराना है। तो देखिए, गोमती नदी के तट पे है सुल्तानपुर, बिल्कुल सही चीज़ है। सरयू नदी के तट पर है बहराइच नदी, बिल्कुल ठीक है। ये सरयू नदी का नाम रखा गया है, घाघरा समझ लीजिए। राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर, बिल्कुल सही है। गंगा नदी के तट पर है बरेली, नहीं। राम गंगा नदी जो कि गंगा की सहायक नदी है, कन्नौज के आस पास जाके मिलती है गंगा जी में, उस पे ये बसा हुआ है बरेली। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। क्या? देखिए, ये आपकी राम गंगा बहते हुए आ रही है। सबसे पहले कौन सा शहर है? इसमें कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? मुरादाबाद बसा हुआ है, बरेली बसा हुआ है, शाहजहांपुर बसा हुआ है, बरेली बसा हुआ है, फिर रामपुर बसा हुआ है। किस पर? ये बसा हुआ है रामगंगा पे। और शाहजहांपुर की जब बात आएगी, आगे करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। गंगा एक्सप्रेसवे अपना ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर आके फाइटर जेट उतरा है। और ये फाइटर जेट उतरा है इसलिए कि ये देखने के लिए कि अभी कभी युद्ध जैसा सिचुएशन हुआ या इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो क्या फाइटर प्लेन को एक्सप्रेसवे पे उतारा जा सकता है। इस चीज़ को देखने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पे उतारा गया था। तो कौन से एक्सप्रेसवे पे उतारा गया था? गंगा एक्सप्रेसवे पे। और कहाँ पे? शाहजहांपुर के पास में। गंगा एक्सप्रेसवे अपने भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पे
रात में भी लैंडिंग हुई है, रात में भी अलाउड है कि आप लैंडिंग कर सकते हैं, प्लेन को उतार सकते हैं, और रात में ऐसा हुआ है। तो ये एकमात्र ऐसा एक्सप्रेसवे है जहाँ पर ये चीज़ हुआ है, घटना हुई है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे, जहाँ पे रात में भी प्लेन उतरा है, फाइटर प्लेन उतरा हुआ है। और देखिए, रामगंगा की तो बात हो गई कि ये जो महत्वपूर्ण शहर है शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली और ये मुरादाबाद, ये उस पर बसे हुए हैं। एक बार आप इंपॉर्टेंट एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी गोमती नदी है, ये अपनी गंगा नदी है, और ये गाजीपुर जिला है। गाजीपुर जिला और बनारस के जिले पे बिल्कुल एक मार्कंडे महादेव जी हैं, जो कि कैथी एक जगह है, वहाँ पर ये पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं गाजीपुर में, लेकिन एकदम बॉर्डर एरिया पर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन केवल एक स्पेसिफिक वर्ड में पूछा जाए कि गोमती नदी गंगा जी को कहाँ आके मिलती है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजीपुर। अब ये गोमती नदी में आकर एक और नदी मिलती है जौनपुर जिले में, उसका नाम है सई नदी। सई नदी के तट पर आप देखेंगे, एक तो रायबरेली बसा हुआ है सई नदी के तट पर, और दूसरा जो है वो प्रतापगढ़ बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो प्रतापगढ़ बसा हुआ है, दूसरा रायबरेली बसा हुआ है, और ये जौनपुर में जाके ये सई नदी सहायक नदी है गोमती नदी की, उसमें जाके मिल जाती है। और सई नदी की बात करें तो हरदोई जिले से ये निकली हुई है। गोमती की बात करें तो गोमत ताल, या फिर आप बोल सकते हैं फुलहर झील, ये पीलीभीत में स्थित है, वहाँ से ये अपनी गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है सुल्तानपुर, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है जौनपुर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ थी जो आपको पता होना चाहिए। कौन से वर्ष उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का गठन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1974 में हुई थी, क्योंकि उसी वर्ष उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एक्ट भी बना था। तो उत्तर प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 आया था, तो उसी के अंतर्गत इस बॉडी को बना दिया गया था। उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया में कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? यानी कि उत्तर प्रदेश के कुल एरिया का कितना परसेंट हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड है? तो 6.24% फॉरेस्ट अपने पूरे उत्तर प्रदेश के एरिया में है। तो उत्तर प्रदेश का कुल 6.24% एरिया किससे घिरा हुआ है? जंगलों से घिरा हुआ है, वनों से आच्छादित है। और अगर हम इसी को क्वेश्चन को एक और आगे बढ़ के दूसरे क्वेश्चन के रूप में पूछें कि जो ये रिपोर्ट आई थी उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वृक्षों से आच्छादित है, यानी कि ट्री से कवर्ड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी, 3.72। तो अपने उत्तर प्रदेश का 3.72% हिस्सा वनों से पेड़ से घिरा हुआ है, और 6.24 जो परसेंट हिस्सा है ये आपका जंगल से घिरा हुआ है। तो टोटल कितना हो गया हरित आवरण, यानी कि ग्रीन कवर कितना हो गया, जिसमें जंगल, वन और वृक्ष दोनों को आप मिला लेंगे तो 9.96% हो जाएगा। 426 9 और ये 9.96। 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से ये 9.73% था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया? 9.96%। बाकी डिटेल वीडियो इसका कवर्ड है, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। इंडिया और यूपी दोनों का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड किया है कि उसके जंगल और उसके जो वृक्ष आवरण है, फॉरेस्ट और ट्री कवर है, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। कितने एरिया की बढ़ोतरी हुई है? 2021 के रिपोर्ट की तुलना में 2023 की रिपोर्ट हमें बताती है कि यूपी में जो फॉरेस्ट और ट्री का कवर बढ़ा है एरिया के हिसाब से, कितना एरिया बढ़ा है? तो वो एरिया बढ़ा है 559.19 स्क्वायर किलोमीटर, यानी उत्तर प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण में 559.19 वर्ग किलोमीटर या 1,38,189 एकड़, ये 79 एकड़ क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन ये है कि 2021 के रिपोर्ट की तुलना में 2023 में उत्तर प्रदेश में वन का एरिया, जो वनों का क्षेत्र है, फॉरेस्ट का एरिया है, वो कितना एरिया बढ़ा है? तो वो बढ़ा है 118.43 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 118.43 स्क्वायर किलोमीटर। 2021 की तुलना में 2023 में उत्तर प्रदेश के कुल वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। Which is the only district in UP where both moderately dense forest and very dense forest are absent? उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला कौन सा है जहां मध्यम सघन वन और अति सघन वन दोनों ही नहीं है? तो ये कन्नौज में नहीं है, जिसे हम लोग सिटी ऑफ परफ्यूम यानी कि इत्र का शहर बोलते हैं।
कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे, देखिए इसी की बात हम लोग पीछे कर रहे थे, कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश का जहां पर एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया ये देखने के लिए कि अगर वॉर जैसा सिचुएशन होता है या इमरजेंसी में रनवे की हमें ज़रूरत पड़ती है तो क्या उस एक्सप्रेसवे पे हम अपने फाइटर प्लेन को उतार सकते हैं। तो इसका आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे, यानी उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने युद्धकालीन या आपातकालीन रनवे विमान पट्टी के रूप में एक्सप्रेसवे के उपयोग का परीक्षण करने के लिए अभ्यास किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर किया, तो देखिए शाहजहांपुर में ये एक्सरसाइज हुआ है। कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहां पर फ्लोराइड कंटेमिनेशन 5 से 6 गुना ज़्यादा पाया गया है, मिला है सेफ लिमिट की तुलना में। यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में फ्लोराइड संदूषण निर्धारित सुरक्षित सीमा से 5 से 6 गुना ज़्यादा पाया गया है, तो ये है सोनभद्र। और सोनभद्र के लिए एक बात याद रखिएगा, कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक क्षेत्र में जंगल पाए जाते हैं, सोनभद्र। कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसके सबसे अधिक प्रतिशत भाग के हिसाब से जंगल आपको मिलते हैं, यानी कि उस जिले का सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से अगर आप जंगल देखेंगे तो कौन से जिले में पाया जाता है, वो भी सोनभद्र होगा। ध्यान रखिएगा। WHO बोलता है कि सेफ लिमिट जो है फ्लोराइड का पानी में वो 1 लीटर में अधिक से अधिक 1.5 मिलीग्राम होना चाहिए, और यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 10, 12, 15 मिलीग्राम। तो बहुत ज़्यादा ये फ्लोराइड की मात्रा मिल रही है। कौन सा ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जहाँ पे ONGC ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे में उनको ये पता चला है कि यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार मौजूद है। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों में पेट्रोलियम भंडार की संभावनाओं के संकेत मिलने के बाद ONGC ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रिलिंग खुदाई शुरू कर दी है, तो देखिए ये है बलिया। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर जो है सीधे सीधे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने 1942 में पढ़ा होगा समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट, याद आया बलिया में स्वर्गीय श्री छित्तू पांडे जी ने सबसे पहले पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार 1942 में बलिया में स्थापित किया था। और सबसे लंबे समय तक कहाँ पर समानांतर सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट चली थी, वो चली थी सतारा में। ये बात याद रखिएगा। तो 1942 में यहाँ पर समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट चली थी। वही उन्हीं स्वर्गीय छित्तू पांडे जी के परिवार की ये ज़मीन है जहाँ पर ये पेट्रोलियम के भंडार मिले और यहाँ पे खुदाई शुरू की गई है। तो ये वही छित्तू पांडे जी का परिवार है जिनके ज़मीन पे ये भंडार मिले हैं, और वहाँ पर ये सागरपाली गांव है, वहीं पर ये कच्चे तेल का भंडार मिला है, तो वहाँ पर ये खुदाई ONGC ने शुरुआत कर दिया उसका। हाल ही में मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहाँ पर आधारशिला रखी है, उत्तर प्रदेश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट का कुंभी एक जगह है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री ने भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट का आधारशिला रखा है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। आपको बताना है कि ये कुंभी जो जगह है वो कौन से जिले में है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के किस जिले के कुंभी में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खेरी। और लखीमपुर खेरी अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खेरी की हम लोग बात करें तो ये नेपाल बॉर्डर को टच करता है। नेपाल बॉर्डर को टच करने वाले अगर जिलों की आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करिएगा, पीलीभीत है, लखीमपुर खेरी है, लखीमपुर खेरी के बाद आपको बहराइच नजर आएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा बाघ अभयारण्य आपको इसी लखीमपुर खेरी में नजर आएगा। बहराइच में कटनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहराइच के बाद आपको श्रावस्ती मिलेगा, बलरामपुर मिलेगा, सिद्धार्थनगर मिलेगा और महाराजगंज मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ऐसे जिले हैं जो कि नेपाल को टच करते हैं। और डेट याद रखिएगा, 22 फरवरी को ये आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने रखी थी। और आखिरी क्वेश्चन, शुरुआत धमाकेदार तरीके से, तो आखिरी भी धमाकेदार तरीके से होना चाहिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 सेलिब्रेशन कौन से रामसर साइट में, उत्तर प्रदेश के 2 फरवरी 2025 को, क्योंकि 2 फरवरी को ही हम हर साल क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 फरवरी 2025 को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किस रामसर स्थल पर उत्तर प्रदेश में किया, तो ये किया पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में, यानी कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में। इसी के साथ ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा GSN करंट वॉरियर के टेलीग्राम ग्रुप से। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हो सकता है आज आप लोग को एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, तो नहीं तो कल तो 100% है, वरना आज ही चांस है कि हो जाएगा, क्योंकि कल एक मीटिंग हुई थी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। करंट के भी अभी वीडियोज़ और मिलेंगे, हिंदी के भी अभी फाइनल रिवीजन हमें करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।